हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल। हम लोग सरल रेखीय गति चैप्टर पढ़ रहे हैं, जिसका एक लेक्चर हम लोग पढ़ चुके हैं। आज दूसरा वीडियो लेक्चर है हमारा। पहले लेक्चर में हमने दूरी और विस्थापन को कम्प्लीटली एक्सप्लेन किया था। एक्सप्लेन करने के बाद उसके एग्जाम्पल्स और न्यूमेरिकल्स हमने किए थे। आज इस टॉपिक को हम लोग एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं, वो है चाल, और दूसरा टॉपिक है वेग। जिस तरह से हमने दूरी और विस्थापन को समझा था, ऐसे ही चाल और वेग को समझ लेते हैं। चाल दूरी पर निर्भर करती है और वेग विस्थापन पर निर्भर करता है। तो जैसे जैसे आपने दूरी के बारे में कुछ पॉइंट पढ़े थे, वैसे ही लगभग कुछ पॉइंट चाल के बारे में पढ़ लेंगे, और जैसे हमने विस्थापन के बारे में कुछ पॉइंट पढ़े थे, वैसे ही पॉइंट ऑफ वेग के बारे में पढ़ लेंगे। सबसे पहले हम चाल की बात करें तो हम कहते हैं किसी भी कण द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी चाल कहलाती है। चाल होती है किसी भी कण के द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी। अब दूरी एक अदिश राशि है। दूरी अदिश राशि है तो चाल भी कैसी राशि हो जाएगी? अदिश। चाल का सूत्र हो गया दूरी बटे समय अंतराल। दूरी का मात्रक मीटर, समय अंतराल का मात्रक सेकंड, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर प्रति सेकंड। सिंपल सा है, जो हमने पढ़ा उसी को हम आगे बढ़ा रहे। तो किसी भी कण द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी कण की चाल कहलाती है। चाल एक अदिश राशि है। चाल का मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। दूसरा देखो, मैंने आपसे कहा था कि किसी भी गतिशील कण द्वारा तय की गई दूरी का मान शून्य होना या ऋणात्मक होना संभव नहीं है। उसे हमने यहां कह दिया क्योंकि चाल की निर्भरता दूरी के ऊपर है, तो किसी भी गतिशील कण की चाल का शून्य होना या ऋणात्मक होना कभी भी संभव नहीं है। तो चाल बराबर दूरी बटे समय अंतराल। औसत चाल निकालना चाह रहे हैं तो कुल दूरी बटे कुल समय अंतराल। हम वेग पर आ जाते हैं। अब जिस प्रकार चाल की निर्भरता दूरी के ऊपर थी, वैसे ही वेग की निर्भरता विस्थापन के ऊपर होती है। तो हम कहते हैं किसी भी कण द्वारा एकांक समय में तय किया गया विस्थापन कण का वेग कहलाता। अब विस्थापन एक सदिश राशि है तो भैया वेग एक सदिश राशि हो जाएगी। सूत्र क्या होता है? विस्थापन बटे समय अंतराल, तो मात्रक मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। आप जानते हैं विस्थापन का मान शून्य भी हो सकता है, विस्थापन का मान धनात्मक भी हो सकता है, विस्थापन का मान ऋणात्मक भी हो सकता है। तो वेग का मान शून्य भी हो सकता है, वेग का मान धनात्मक भी हो सकता है, वेग का मान ऋणात्मक भी हो सकता है। अगर हम वेग की बात करें तो वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय अंतराल। औसत वेग बात करें तो कुल विस्थापन बटे कुल समय अंतराल। अभी मैं आपको क्या करता हूं, कुछ औसत चाल के सूत्र बता देता हूं। उसका हम तात्क्षणिक चाल पे चलेंगे, तात्क्षणिक वेग पे चलेंगे, एक समान चाल पे चलेंगे, परिवर्ती चाल पे चलेंगे, इस तरह चलेंगे। नहीं, फिलहाल हम देखते हैं कि औसत चाल के ऊपर किस किस तरह के क्वेश्चन हमारे पास आ सकते हैं। तो अभी मैंने आपको दोनों को कंपेयर करके बताया। आप लोग अच्छी तरह से देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि चाल और वेग में क्या डिफरेंस होता है। डिफरेंस ये है, चाल एक अदिश राशि है, दूरी पर निर्भर करती है। वेग एक सदिश राशि है जो कि विस्थापन पर निर्भर करती है। अब जरा इस टॉपिक को आगे ले जाते हुए मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, समझाता हूं। अच्छी तरह से समझेंगे आप सभी लोग। इस टॉपिक को अच्छी तरह से समझ के हम लोग आगे जाते हैं। बहुत अच्छी तरह से समझना, आप कंसेप्ट को अच्छी तरह से समझना। कंसेप्चुअल बेसिस में हमारे साथ कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए किसी तरह की, क्योंकि हम ये देखना चाहते हैं कि जब हम औसत चाल वाले क्वेश्चन करेंगे तो औसत चाल वाले क्वेश्चन किस प्रकार के हमारे सामने आएंगे। तो बेटा, औसत चाल के क्वेश्चन में जो सबसे पहली सिचुएशन वो जो हमारे सामने आती है वो ये है। हम कहते हैं मान लिया कोई कण हमारे पास है जो कि S1 दूरी को T1 समय अंतराल में, S2 दूरी को T2 समय अंतराल में और S3 दूरी को T3 समय अंतराल में तय करता है। तो इसकी औसत चाल हमको बता दी है। तो जरा देखिए, मैं कहना क्या चाह रहा हूं कि सपोज करो यहां से यहां तक वो टोटल चला, यहां से यहां तक की जो उसकी टोटल दूरी है वो S है। इस S दूरी को वो तीन पार्ट में चल रहे हैं। पहले जो S1 दूरी है उसे वो T1 समय अंतराल में तय कर रहे हैं, जो S2 दूरी है उसको वो T2 समय अंतराल में तय कर रहे हैं,
और जो S3 दूरी है उसको वो T3 समय अंतराल में तय कर रहे हैं। टोटल जो S दूरी है उसको 3 पार्ट में चल रहा है, S1, S2, S3। S1 दूरी T1 समय अंतराल में, S2 दूरी T2 समय अंतराल में, S3 दूरी T3 समय अंतराल में। तो मुझे इसकी औसत चाल बतानी है। औसत चाल, औसत चाल को आप V एवरेज कह सकते हैं, V बार कह सकते हैं, जो भी कहना चाहें। ये हो जाएगा कुल दूरी बटे कुल समय अंतराल। ये बताया था मैंने आपको। औसत चाल क्या है? कुल दूरी बटे कुल समय अंतराल। तो कुल दूरी कितनी है? जितनी भी दूरियां दे रखी है सबको जोड़ता जाऊंगा। एक S1, एक S2, एक S3, ये दूरियां हैं। पहली दूरी S1, दूसरी दूरी S2, तीसरी दूरी S3। कुल समय अंतराल यानी T1 प्लस T2 प्लस T3। तो मुझे औसत चाल निकालनी थी, V बार कह सकते हैं, V एवरेज कह सकते हैं। ये मेरे पास क्या हो जाएगा? कुल दूरी बटे कुल समय अंतराल। तो कुल दूरी क्या हो जाएगी बेटा? S1 प्लस S2 प्लस S3, और कुल समय अंतराल क्या हो जाएगा? T1 प्लस T2 प्लस T3। ओके, अब जरा इसको मैं एज ए सिचुएशन आपको देता हूं। सिचुएशन क्या है? जैसे ये जो मैंने दूरियां रखी थी वो मैं कहता हूं कि पहले 4 सेकंड में वो 10 मीटर दूरी तय करता है। ओके, अगले 5 सेकंड में वो 25 मीटर दूरी तय करता है। अगले 1 सेकंड में वो 3 मीटर दूरी तय करता है। मान लिया कोई कण है मेरे पास जो पहले 4 सेकंड में 10 मीटर की दूरी तय करता है, अगले 5 सेकंड में 25 मीटर की दूरी तय करता है, अगले 1 सेकंड में 3 मीटर की दूरी तय करता है। देखो दोनों सिचुएशन। S1 दूरी है 10 मीटर, T1 समय यानी 4 सेकंड में। S2 दूरी मीन्स 25 मीटर, T2 समय यानी 5 सेकंड में। S3 दूरी यानी 3 मीटर, T3 समय यानी 1 सेकंड में। तो मुझे इसकी औसत चाल बतानी है। औसत चाल क्या है? कुल दूरी बटे कुल समय अंतराल। तो जितनी भी दूरी आपको दे रखी है उन सारी दूरी को आप जोड़ते जाएंगे और कुल समय अंतराल से भाग देंगे। पहले दूरी क्या है? 10, फिर क्या है? 25, फिर क्या है? 3, अपॉन समय क्या है? 4 प्लस 5 प्लस 1। तो 10 प्लस 25 35, 35 और 3 कितना हो जाएगा? 38, बटे 4 प्लस 5 9, 9 और 1 कितना हो जाएगा? 10, बराबर होगा 3.8 मीटर प्रति सेकंड। ओके, कितना हो जाएगा? 3.8 मीटर प्रति सेकंड। तो औसत चाल जब हम पढ़ रहे थे तो सबसे पहली सिचुएशन जो थी वो मैंने आपको बताई। माना कोई कण है जो S1 दूरी T1 समय अंतराल में, S2 दूरी T2 समय अंतराल में और S3 दूरी T3 समय अंतराल में तय करता है। तो औसत चाल हो जाएगी कुल दूरी बटे कुल समय अंतराल। जितनी भी दूरियां दे रखी थी हमने जोड़ दिया और कुल समय अंतराल से भाग लगा दिया। तो हमको क्या मिल गया? औसत चाल का सूत्र S1 प्लस S2 प्लस S3 अपॉन T1 प्लस T2 प्लस T3। इसके ऊपर आधारित जो क्वेश्चन था मैंने आपको साइड में लिख रखा है। माना कोई कण 10 मीटर दूरी 4 सेकंड में, 25 मीटर दूरी 5 सेकंड में, 3 मीटर दूरी 1 सेकंड में तय करता है। तो औसत चाल बतानी है। औसत चाल के लिए आपने तीनों की तीनों दूरियों का आपस में जोड़ दिया, अपॉन कुल समय को जोड़कर भाग लगा दिया। तो 38/10 यानी 3.8 मीटर प्रति सेकंड। तो औसत चाल का पहला क्वेश्चन हो गया। अब दूसरे पैटर्न का क्वेश्चन देखो। दूसरा पैटर्न कौन सा आता है औसत चाल पे? हम जरा उस सेकंड पैटर्न वाले क्वेश्चन को देख लेते हैं और उसके बाद हम क्या करेंगे? उसको सॉल्व करके देखेंगे। इसी तरह से एक फॉर्मूला सेटअप करेंगे। फॉर्मूला के ऊपर जो क्वेश्चन आएगा उस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आप लोग सेकंड सिचुएशन देखेंगे। देखो, कोई कण T1 समय तक V1 चाल से, कोमा T2 समय तक V2 चाल से तथा T3 समय तक V3 चाल से गति
करता है। तो अपने को क्या निकालनी है, वही औसत चाल। क्या है, कोई काल क्या कण की जगह सॉरी, कोई कण t1 समय तक v1 चाल से, t2 समय तक v2 चाल से और t3 समय तक v3 चाल से गति करता है, तो औसत चाल बताइए। समय का मतलब समय अंतराल से लेना है, मैं आपको पहले बता चुका हूं। तो जो डायग्राम की हम हेल्प लेते हैं वही ले ली भैया। ये टोटल यहां से यहां तक की दूरी है s। इसको 3 सेक्शन में चल रहा है, t1 समय तक v1 चाल से चल रहा है, t2 समय तक v2 चाल से चल रहा है और t3 समय तक v3 चाल से चल रहा है। यानी 3 अलग अलग सेगमेंट में हम बात करेंगे। ये हो गए 3 हमारे सेगमेंट। इस सेगमेंट में जो दूरी तय कर रहा है वो s1 है, इस सेगमेंट में जो दूरी तय कर रहा है वो s2 है, इस सेगमेंट में जो दूरी तय कर रहा है वो s3 है। यानी इस टोटल दूरी को मैंने 3 अलग अलग सेगमेंट में ले लिया। पहले सेगमेंट में जो दूरी तय कर रहा है वो मैंने s1 कह दी, दूसरे सेगमेंट में जो दूरी तय कर रहा है वो मैंने s2 कह दी और तीसरे सेगमेंट में जो दूरी तय कर रहा है वो मैंने s3 कह दी। s1 दूरी के लिए वो t1 समय अंतराल तक चलता है v1 चाल से, s2 दूरी के लिए वो t2 समय अंतराल तक चलता है v2 चाल से और s3 दूरी के लिए वो t3 समय अंतराल तक चलता है v3 चाल से। भाई टोटल दूरी s को मैंने 3 सेगमेंट में डिवाइड किया, s1 s2 s3। इंफॉर्मेशन क्या है कि वो t1 समय तक चलता है v1 चाल से, t2 समय तक चलता है v2 चाल से और t3 समय तक चलता है v3 चाल से। अब मुझे निकालनी है औसत चाल। औसत चाल होता है कुल दूरी बटे कुल समय अंतराल। ये होता है औसत चाल। क्या होता है, कुल दूरी बटे कुल समय अंतराल। देखिए तो औसत चाल को v से लिखा, कुल दूरी पहले कितनी दूरी है s1, फिर दोबारा कितनी दूरी है s2, फिर दोबारा कितनी दूरी है s3, फिर समय इसमें कितना लगा है t1, इसमें समय लगा है t2, इसमें समय लगा है t3। आप बोलोगे सर ये तो पहले ही फॉर्मूला आया था, पहले वाली सिचुएशन ही। लेकिन पहले जब क्वेश्चन मैंने आपको दिया था तो वो s1 दूरी आपको बता रखी थी, s2 दूरी आपको बता रखी थी और s3 दूरी भी आपको बता रखी थी। लेकिन इस सिचुएशन में मैंने आपको s1 s2 s3 नहीं बता रखा। हाँ मैंने ये बताया है कि वो t1 समय तक v1 चाल से चलता है, t2 समय तक v2 चाल से चलता है, t3 समय तक v3 चाल से चलता है। यानी इस s1 s2 और s3 को यहां से रिप्लेस करना पड़ेगा और रिप्लेस करने के लिए किसके फॉर्म में लाना पड़ेगा vt vt vt। ओके, अब कैसे लाएंगे? आपने पढ़ा है चाल बराबर दूरी बटे समय अंतराल होता है, तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा चाल इंटू समय अंतराल। सिंपल सा भाई, चाल बराबर दूरी बटे समय अंतराल है तो दूरी बराबर क्या आएगा चाल इंटू समय अंतराल। तो पहले s1 दूरी को देखो, जब वो s1 दूरी तय कर रहा है तो चाल कितनी है v1, समय अंतराल है t1। s1 दूरी के लिए चाल कितनी v1, समय अंतराल t1, तो यानी s1 के लिए क्या लिखेंगे v1 t1। ओके, बहुत सिंपल सा है। देखो दूरी बराबर चाल गुणा समय अंतराल, चाल v1 समय अंतराल t1 तो v1 t1 प्लस s2 दूरी के लिए बात करें तो बताओ v2 t2। s2 दूरी के लिए चाल कितनी है v2 और समय अंतराल है t2 तो आप बोल देंगे v2 t2। अच्छा s3 के लिए बात करें तो v3 t3 अपॉन में क्या आएगा t1 प्लस t2 प्लस t3। तो जो औसत चाल का सूत्र है वो हमारे पास आ जाएगा v1 t1 प्लस v2 t2 प्लस v3 t3 अपॉन t1 प्लस t2 प्लस t3। बहुत सिंपल सा सूत्र है देखो, क्योंकि अपने कंसेप्ट तो वही हमने लगाया है कुल दूरी बटे कुल समय अंतराल। तो कुल दूरी मैंने तीनों को जोड़ा s1 प्लस s2 प्लस s3। लेकिन प्रॉब्लम हमारे साथ क्या थी कि ना तो मैंने आपको s1 की इंफॉर्मेशन दी थी, ना s2 की इंफॉर्मेशन दी थी, ना s3 की इंफॉर्मेशन दी थी। मैंने इंफॉर्मेशन आपको बताई थी कि वो v1 चाल से चलता है t1 समय तक, v2 चाल से चलता है t2 समय तक और v3 चाल से चलता है t3 समय तक। तो इन दूरी को मैंने चाल और समय अंतराल के फॉर्म में रिप्लेस किया। दूरी बराबर चाल गुणा समय अंतराल, तो v1 t1
V2 T2 और V3 T3। अब इसकी पैरेलल यहाँ डायग्राम बना रहा हूं, देखो क्वेश्चन दे रहा हूं, फॉर्मूला आपके सामने है। देखिए माना कोई कण है जो 3 सेकंड तक 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से, ओके, 5 सेकंड तक 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल से और अगले 2 सेकंड तक 15 मीटर प्रति सेकंड की चाल से गति करता है। क्वेश्चन क्या है, पहले 3 सेकंड तक 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से, अगले 5 सेकंड तक 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल से और अगले 2 सेकंड तक 15 मीटर प्रति सेकंड की चाल से गति करता है। देखना सिचुएशन सेम है या नहीं है। T1 3 सेकंड, V1 20 मीटर प्रति सेकंड, T2 5 सेकंड, V2 10 मीटर प्रति सेकंड, T3 2 सेकंड, V3 15 मीटर प्रति सेकंड। तो यानी कोई कण है जो 3 सेकंड तक 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से, 5 सेकंड तक 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल से और 2 सेकंड तक 15 मीटर प्रति सेकंड की चाल से गति करता है। तो उसकी औसत चाल हमको बतानी है कि उसकी औसत चाल क्या होगी। बहुत इंपॉर्टेंट है, समझना अच्छी तरह से भैया। देखो V बार V1 T1 प्लस V2 T2 प्लस V3 T3 अपॉन T1 प्लस T2 प्लस T3। V1 T1, V1 कितना दिया है 20 और T1 है 3, ओके, प्लस V2 T2, V2 कितना दिया है 10 और T2 है 5, प्लस V3 कितना दिया है 15 और T3 दिया है 2 अपॉन T1 प्लस T2 प्लस T3। T1 कितना है 3, T2 कितना है 5 और ये है 2। जरा सॉल्व कर लेते हैं। 20 गुणा 30, 3 कितना हो जाएगा 60, 10 गुणा 5 50, 15 गुणा 2 30 बटे 5, 3 प्लस 5 8, 8 और 2 10। वी बार देखिए कितना आएगा 60 और 50 110 और 30 140 बटे 10, 0 से 0 गया 14 मीटर प्रति सेकंड। तो देखो जो फॉर्मूला दिया उस पर बेस्ड बिल्कुल क्वेश्चन मैंने वैसा दे दिया है, आपको दिख रहा होगा, आप बिल्कुल कंपेयर कर सकते हैं। कंपेयर करके आप स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। आपका जो औसत चाल यहाँ पर आई है वो आई है 14 मीटर प्रति सेकंड। तो औसत चाल के ऊपर 2 फॉर्मूले अभी मैंने आपको करा दी। अब जरा हम तीसरे फॉर्मूले की तरफ जाते हैं। जरा देखिए यहाँ तक सब क्लियर होगा, आप नोट कर सकते हैं चाहे तो। अब जरा हम तीसरे फॉर्मूले की तरफ जाते हैं। देखिए 2 फॉर्मूले मैंने आपको बता दिए, उन पर बेस्ड जो सिचुएशन है, जो क्वेश्चन उनके ऊपर बेस्ड है, वो क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया जिससे आपको डाउट ना रहे। बिल्कुल पैरेलल लेकर उसके सामने मैंने क्वेश्चन आपको कराया है जिससे आप किसी भी तरह के डाउट ना रखें। 2 सिचुएशन हमारी कंप्लीट हो गई हैं। अब हम जरा थर्ड सिचुएशन की तरफ मूव करते हैं और देखते हैं कि थर्ड सिचुएशन क्या होगी। देखो कोई कण आधी दूरी V1 चाल से तथा शेष आधी दूरी V2 चाल से तय करता है। अब मैंने अब सिचुएशन क्या दी है कि जो कुल दूरी है उसका आधा भाग तो V1 चाल से तय किया जा रहा है और उसका जो शेष बचा हुआ आधा भाग है वो V2 चाल से तय किया जा रहा है। सिचुएशन थोड़ी सी डिफरेंट होगी स्लाइड। तो देखते हैं, जरा हमको औसत चाल निकालनी है, वही जैसे हम डायग्राम बना के चलते हैं वही चलेंगे। ये टोटल जो दूरी है यहाँ से यहाँ तक की S है। इस दूरी को मैंने एग्जैक्टली सेम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। ये जो आधी दूरी है यहाँ से यहाँ तक की ये S/2 है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी क्या है S/2 है। यानी आधी दूरी तो V1 चाल से तय कर रहा है
और शेष आधी दूरी को किस चाल से तय कर रहा है, v2 चाल से तय कर रहा है। तो देखो ये मैंने s/2 कर दिया और रिमेनिंग भी क्या हो जाएगा आपका s/2। यहाँ जो चाल है वो v1 है, समय लग रहा है t1। यहाँ जो चाल है वो v2 है और समय लग रहा है t2। ओके, चाल क्या है v1, मान लिया समय कितना लगता है t1 लगता है, चाल क्या है v2 है और समय कितना लगता है मान लिया t2 है। अब मुझे निकालनी है औसत चाल, और जो औसत चाल है उसका जो फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा है वो कुल दूरी बटे कुल समय अंतराल पढ़ा है। भाई औसत चाल हमको निकालनी है तो औसत चाल का जो हमने फॉर्मूला पढ़ा है वो कुल दूरी बटे कुल समय अंतराल पढ़ा है। तो देखते हैं जरा, औसत चाल को v1 से लिखा, कुल दूरी यहाँ से यहाँ तक की, और यहाँ से यहाँ तक की जो कुल दूरी है वो कितनी है, s है, बटे समय अंतराल t1 प्लस t2। आप बोलो सर ये तो बहुत सिंपल है, कुल दूरी s बटे हो गया t1 प्लस t2। लेकिन ऊपर की सिचुएशन देखो, क्या आपको मैंने यहाँ t1 कहीं बता रखा है, नहीं बता रखा। मैं तो कहा आधी दूरी v1 चाल से चलता है, फिर मैंने कहा बची हुई आधी दूरी v2 चाल से चलता है। ना ही आपको मैंने t1 के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन दे रखी है और ना ही मैंने आपको t2 के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन दे रखी है। तो भैया यहाँ t1 t2 जो आए हैं ना उनको हटाना पड़ेगा। अब कैसे हटाएं, देखो हटाएंगे, s दूरी बराबर चाल गुणा समय अंतराल बताया था मैंने, दूरी बराबर चाल गुणा समय अंतराल, यानी s बराबर होता है v इंटू टी। तो यहां से अगर t निकालेंगे तो s अपॉन v आएगा ना। भाई देखो दूरी बराबर चाल गुणा समय अंतराल, चाल v और समय अंतराल t। तो अगर समय अंतराल निकालेंगे तो दूरी बटे चाल आएगा, दूरी कितनी है s और चाल कितनी है v, तो t बराबर मेरे पास कितना हो जाएगा, s अपॉन v। तो जरा इसी को यहाँ यूज करते हैं। तो पहले मुझे t1 निकालना है। जब आप t1 समय की बात करते हैं तो दूरी कितनी है, s/2, यानी जो s है ना उसके क्या लिखेंगे, s अपॉन 2, और जो v है उसके क्या लिखेंगे, v1। यानी t1 बराबर क्या होगा, s/2 अपॉन v1, यानी ये हो जाएगा s/2 v1 प्लस। आ रहे हैं समझ में। अब t2 निकालना है, t2 भी क्या होगा, दूरी बटे चाल, दूरी कितनी है s/2 और चाल कितनी है v2, तो यानी s/2 v2। बहुत सिंपल था, देखिए कुछ भी ऐसा विशेष नहीं है। s कुल दूरी तो एज इट इज है, समय निकालना है तो t1 बराबर क्या होगा, s/2 v1 और t2 बराबर क्या होगा, s/2 v2 होगा ना। तो देखो क्योंकि समय बराबर दूरी बटे चाल, या दूरी कितनी है s/2, चाल कितनी है v1, तो s/2 v1। यहाँ कितनी है दूरी s/2, चाल कितनी है v2, तो s/2 v2। ओके, अब देखना भैया s, इन दोनों में से s कॉमन ले लिया, 1/2 v1 1/2 v2, s से s चला गया, तो v बार कितना आया मेरे पास, 1/2 v1 प्लस 1/2 v2, यही है ना। अब इसका जब मैं एलसीएम लूंगा, सॉरी पहले ऊपर 1 फिर एलसीएम लो, 2v1 v2 आएगा नहीं आएगा। देखो एक मुझे 2v1 दे रखा है, दूसरा मुझे 2v2 दे रखा है, तो अगर मैं इनका एलसीएम लूंगा तो 2v1 v2 आएगा। चलो मैंने 2v1 v2 एलसीएम ले लिया, अब 2v1 से डिवाइड दिया तो 2v1 तो गया, यहां से क्या बच गया, v2। ऐसे 2v2 से डिवाइड किया तो क्या बचा, v1। तो देखिए अब आ गया 1/v2 प्लस v1/2v1 v2। अब क्या करूंगा, अगर मुझे v1 निकालना है, ठीक है, v1 निकालना है तो देखिए यहां पर देखा जाए 2v1 v2 ऊपर चला जाएगा, दिख रहा है ना, 1/v2 प्लस v1/2v1 v2। इसको ऊपर जाके क्या लिख देंगे, v बार बराबर हो जाएगा 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। ठीक है, अगर कोई कण आधी दूरी v1 चाल से और शेष आधी दूरी को v2 चाल से तय करता है तो उस समय औसत चाल का जो सूत्र आता है, औसत चाल का सूत्र हमारे पास आ जाता है 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसके ऊपर क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो यानी अगर कोई भी कण है आधी दूरी को v1 चाल से और शेष आधी दूरी को
v2 चाल से तय करता है तो औसत चाल का सूत्र क्या आता है 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। तो औसत चाल के लिए देखो मैंने आपको बताया था बेस यही लेंगे हम, कुल दूरी बटे कुल समांतराल। फिर जो जो इन्फॉर्मेशन हमको दे रखी है उस इन्फॉर्मेशन को यहाँ पर यूज करके हम औसत चाल का सूत्र यहाँ पर निकाल लेंगे। तो औसत चाल यहाँ आपने देखा कि कुल दूरी बटे कुल समांतराल, तो v बार अपने पास क्या आया 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। अब जरा इसके ऊपर एक क्वेश्चन दे देते हैं भैया। आप बोलो सर बच्चे पहले दो के तो क्वेश्चन करा दिए, इसका क्वेश्चन नहीं कराओगे तो ये तो नाइंसाफी हो जाएगी भैया। नाइंसाफी बिल्कुल नहीं करेंगे, देखो बिल्कुल इसी में क्वेश्चन रख देंगे आपका। हाँ तो देखिए इसी कंडीशन में हम जरा वैल्यू पुटअप कर देते हैं। मान लिया कोई कण है जो आधी दूरी 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से व शेष आधी दूरी 30 मीटर प्रति सेकंड की चाल से तय करता है। माना कोई कण है जो कि आधी दूरी को 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से और शेष आधी दूरी को 30 मीटर प्रति सेकंड की चाल से तय करता है, तो आपसे पूछा जाएगा औसत चाल बताइए। तो आप बोलोगे औसत चाल अभी अभी निकाली है सर हमने, बहुत सिंपल फॉर्मूला होता है 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। क्वेश्चन क्लियर है ना। माना कोई कण है जो आधी दूरी को, थोड़ा सा इसको और साफ लिख देते हैं, 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से और शेष आधी दूरी को 30 मीटर प्रति सेकंड की चाल से तय करता है तो औसत चाल। तो फॉर्मूला है v बार इक्वल टू 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। तो v बार 2, v1 कितना है 20, v2 कितना है 30, अपॉन में कितना हो जाएगा 20 प्लस 30। बिल्कुल सिचुएशन में सीधा अप्लाई किया, कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगाया भाई। 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2, तो 2 गुणा 20 गुणा 30 अपॉन 20 प्लस 30 गुणा कर लो। 3 गुणा 2 6, 6 गुणा 2 12, तो 1200। 20 प्लस 30 कितना आएगा 50, 0 से 0 गया ना भाई। अब 120 बटे 5, 5 से डिवाइड करो, 2 बार 10, 20 बचा 24 मीटर प्रति सेकंड। तो यदि कोई कण आधी दूरी को 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से व शेष आधी दूरी को 30 मीटर प्रति सेकंड की चाल से तय करता है तो औसत चाल उसकी कितनी आ जाती है 24 मीटर प्रति सेकंड। ओके, सिंपल सा हमने फॉर्मूला लगा दिया 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। तो 2 गुणा 20 गुणा 30 अपॉन कितना हो जाएगा 20 प्लस 30, यानी 1200 बटे 50, यानी कितना हो जाएगा 24 मीटर प्रति सेकंड। ओके, तो ये बहुत 3 इंपॉर्टेंट सिचुएशन बनती हैं औसत चाल के ऊपर। तीनों इंपॉर्टेंट सिचुएशंस के क्वेश्चन हमने कर लिए, फॉर्मूले हमने निकाल ली। अब जरा मैं एक और सिचुएशन देता हूं आपको, जरा देखते हैं उस सिचुएशन में हम लोग कितना दिमाग लगा पाते हैं। सुनना, कोई कण आधी दूरी v1 चाल से, ठीक है, शेष दूरी की आधी दूरी v2 चाल से व शेष दूरी v3 चाल से तय करता है। सिचुएशन आपके लिए सोचिए, दिमाग लगाइए। कोई कण आधी दूरी को v1 चाल से तय कर रहा है, शेष दूरी की आधी दूरी को v2 चाल से तय कर रहा है और जो बची दूरी है उसे v3 चाल से तय कर रहा है। तो औसत चाल देखते हैं जरा, आप और हम दोनों मिलकर करते हैं। देखिए ये कुल दूरी हो गई s, यहां से यहां तक की जो कुल दूरी है वो s है। s को 3 सेगमेंट में बांट रहा है, v1 v2 और v3। क्या कह रहा है, टोटल दूरी की आधी दूरी v1 चाल से, आधा कर दिया हमने, यानी यहां से यहां तक की जो दूरी है वो s/2 है। इसे v1 चाल से चल रहा है, मान लेता हूं t1 समय में चल देता है। भाई कुल दूरी की आधी दूरी वो v1 चाल से चल रहा है ना, तो जो कुल दूरी s है उसकी आधी s/2 हो गई। इसे v1 चाल से चल रहा है और मैंने मान लिया t1 समय लगता है। शेष दूरी की आधी दूरी, यानी अब इसको दो भाग में कर तोड़ दो। अब s/2 का भी आधा करेंगे तो यहां से यहां तक की जो दूरी है वो s/4 हो गई, यहां से यहां तक की दूरी s/4 हो गई। भाई ये तो हुआ। शेष दूरी को आधा आधा तोड़ दो,
s/2 को आधा आधा तोड़ा तो s/4 और s/4। यहाँ पर कितना चाल है v2, समय लगा t2। यहाँ चाल कितनी v3, समय लगा t3। बना दिया सिचुएशन। भाई किसी भी फॉर्मूला को सेटअप करने के लिए पहले हम सिचुएशन बना रहे हैं, तो हमने बना दिया सिचुएशन, बहुत सिंपल सी। देखिए अब हम लगा देंगे सूत्र, v बार बराबर क्या होता है हमारा s/T1 प्लस T2 प्लस T3। तो v बार s/T1 क्या होगा, T1 दूरी अपॉन चाल। दूरी कितनी है s/2 और चाल कितनी है v1, तो यानी s/2 v1 आएगा ना भाई। दूरी तो s/2 है और चाल हमारी v1 है, तो आपने कह दिया s/2 v1। अब यहाँ t2 के लिए आ जाओ, दूरी कितनी है s/4 और ये कितना है v2, तो आप क्या बोलोगे s/4 v2। इसके लिए क्या आएगा देखो s/4 v3। बना दी ना हम सिचुएशन। तो देखो जो कुल दूरी की आधी दूरी v1 चाल से तो s/2 v1, बची की आधी दूरी v2 चाल से तो s/4 v2 और s/4 v3। तो v1 s, सब में हम क्या करेंगे s कॉमन लेंगे, 1/2 v1, 1/4 v2, 1/4 v3। s से s चला जाएगा हमारे पास, दिख रहा है ना आपको सिंपल। हम कॉमन यहाँ पर हमने s कॉमन ले लिया ना, फिर हमने उसको क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। अब देखो यहाँ v बार देखा जाए तो 1 एलसीएम लेंगे भैया, एलसीएम क्या आएगा 4 v1 v2 v3। देख लो आराम से आप भाई 4 v1 v2 v3। अच्छा देखो अब मैं क्या करता हूँ 2v1 से डिवाइड करता हूँ, 2v1 से डिवाइड करूंगा तो 2 बचेगा, यहाँ v1 चला गया तो क्या बचा v2 v3 प्लस, ठीक है ना। अब क्या करोगे आप 4v2 से डिवाइड करोगे तो 4v2 गया, यहाँ पर क्या बचा v1 v3। 4v3 से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा v1 v2। इसको ऊपर भेज देंगे भैया, ऊपर भेज देंगे तो क्या है मेरे पास देखो v बार इक्वल टू 4v1 v2 v3 अपॉन 2 v2 v3 प्लस v1 v3 प्लस v1 v2। तो अगर ये कोई डिफरेंट सिचुएशन आ जाए तो आप इस तरह से फॉर्मूला सेटअप कर सकते हो। बहुत सिंपल सा हो गया, वी बार का फॉर्मूला आपने सेटअप कर लिया, 4v1 v2 v3 अपॉन 2v2 v3 प्लस v1 v3 प्लस v1 v2। तो ये हमारे औसत चाल पे आधारित बेस्ड सारे क्वेश्चन हो गए। अब जरा हम बढ़ते हैं तात्क्षणिक चाल और तात्क्षणिक वेग की तरफ। तो स्टूडेंट हमारा औसत चाल औसत वेग कंप्लीट हो चुका है। मैंने कहा था चाल और वेग में केवल इतना सा अंतर है कि चाल दूरी पर निर्भर करती है और वेग विस्थापन पर निर्भर करता है। चाल एक अदिश राशि है, वेग एक सदिश राशि है। तो जिस तरह से आपने औसत चाल और औसत वेग को समझ लिया, ऐसे हम लोग बात करेंगे तात्क्षणिक चाल की और तात्क्षणिक वेग की। तात्क्षणिक चाल और तात्क्षणिक वेग क्या होता है, हम कहते हैं किसी भी निश्चित समय पर कण की जो चाल होती है उसे हम उसकी तात्क्षणिक चाल कहते हैं। वेग की बात करें तो किसी निश्चित समय पर जो कण का वेग होता है उसे हम उसका तात्क्षणिक वेग कहते हैं। अंतर वही, एक अदिश राशि है और दूसरी कौन सी राशि है, सदिश राशि है। जैसे आपने पढ़ा था औसत चाल बराबर डेल्टा एच अपॉन डेल्टा टी था, यानी कुल तय की गई दूरी बटे कुल समय अंतराल। यदि मैं आप लोगों से कहूं कि समय अंतराल बहुत अल्प हो जाए, जीरो की ओर अग्रसर हो जाए, बहुत ही कम है, तो उस कंडीशन में इसी को हम तात्क्षणिक चाल कह देते हैं और तात्क्षणिक चाल हमारा हो जाता है ds अपॉन dt। ठीक है, तो औसत चाल और तात्क्षणिक चाल में अंतर क्या है। औसत चाल में जैसे मैं आपसे कहूं कि भाई हम यहाँ से 200 किलोमीटर दूर तक जाते हैं, 200 किलोमीटर दूर तक जाने में मुझे 4 घंटे का समय लगा, तो आप बोलोगे कि जो मेरी चाल थी वो 50 किलोमीटर प्रति घंटा थी। तो ये जो चाल है वो मेरी एक औसत चाल है, लेकिन मैं हमेशा 50 किलोमीटर प्रति घंटे से तो नहीं चलाऊंगा। कभी मेरी हो सकता है चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटा भी रही हो,
कहीं मुझे ब्रेक लगाने पड़े हो, चाल मेरी 10 किलोमीटर पर आवर रह गई हो, कहीं मैं बिल्कुल रुक के मैंने चाय भी पी हो, तो एक्चुअल में होगा क्या है, तात्क्षणिक चाल आपकी किसी भी समय पर आपकी चाल को बताएगी। अलग अलग समय पर आपकी जो चाल होती है उसे हम क्या कहते हैं, तात्क्षणिक चाल कहते हैं। आपके वाहनों का जो स्पीडोमीटर लगा रहता है, वाहनों में जो स्पीडोमीटर लगा रहता है, गति मापक यंत्र लगा रहता है, वो किसको बताता है, तात्क्षणिक चाल को ही बताता है। ये सिंपल था, किसी भी निश्चित समय पर जो कण की चाल होती है उसे हम क्या कहते हैं, तात्क्षणिक चाल कहते हैं। ऐसे यहाँ कह सकते हैं किसी निश्चित समय पर जो कण का वेग होता है वो तात्क्षणिक वेग कहलाता है। एंड dt अगर टेंस टू 0 हो जाए तो v इक्वल टू हो जाएगा dx अपॉन dt। अगर विस्थापन को मैं x से कहूँ तो dx अपॉन dt कह सकते हैं। बिल्कुल सेम है, अंतर नहीं है। किसी निश्चित समय पर कण की चाल तात्क्षणिक चाल, किसी निश्चित समय पर कण का वेग तात्क्षणिक वेग। चाल आपकी अदिश राशि है, वेग आपकी सदिश राशि है। बहुत सिंपल सा है। ओके, अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे एक समान चाल की या एक समान वेग की, और फिर हम बात करेंगे असमान चाल की या असमान वेग की। उसके बाद हमारा ये चाल और वेग वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। हम त्वरण पर चलेंगे और त्वरण के बाद फिर हम इनके वक्र की बात करेंगे कि स्थिति और समय के मध्य वक्र खींचे कैसा आता है, चाल व समय के मध्य वक्र खींचते कैसा आता है, क्या बताता है, उसके ऊपर क्वेश्चन कैसे आते हैं। अब हम बात करेंगे एक समान चाल। दूसरा हम बात करेंगे असमान या परवर्ती चाल। तो हम दो प्रकार की चाल की यहाँ बात कर रहे हैं, एक तो एक समान चाल और एक असमान या परवर्ती चाल। एक समान चाल और असमान या परवर्ती चाल में क्या अंतर, देखो जैसे मैं आपसे कहूं कि कोई कण चला, वो यहां से चला, यहाँ इसकी स्थिति को मैं 0 कहता हूं, 1 सेकंड बाद मैंने देखा वो 10 मीटर पर था, अगले एक सेकंड बाद वो मुझे 20 मीटर पर मिला, अगले एक सेकंड बाद वो मुझे 30 मीटर पर मिला, अगले एक सेकंड बाद वो मुझे 40 मीटर पर मिला। यानी यहाँ एक सेकंड में 10 मीटर दूरी तय की, चाल 10 मीटर प्रति सेकंड, अगले एक सेकंड में फिर इसने 10 मीटर दूरी तय की, 10 से 20 पर पहुंच गया ना, तो यहाँ पर भी चाल कितनी है, 10 मीटर पर सेकंड। अगले एक सेकंड में फिर ये 20 से 30 पर पहुंचा तो यहाँ भी चाल कितनी है, 10 मीटर पर सेकंड। अगले एक सेकंड में फिर ये 30 से 40 पर पहुंचा तो यहाँ भी चाल कितनी है, 10 मीटर पर सेकंड। तो यदि कोई कण समान समय अंतराल में समान दूरी तय करता है, यदि कोई कण समान समय अंतराल में समान दूरी तय करता है तो उसकी चाल कहलाती है एक समान चाल। आपने देखा पहले एक सेकंड में 10 मीटर चला, अगले एक सेकंड में फिर 10 मीटर चला, अगले एक सेकंड में फिर 10 मीटर चला, अगले एक सेकंड में फिर 10 मीटर चला। तो यहाँ जो चाल थी वो 10 मीटर पर सेकंड, यहाँ जो चाल थी वो 10 मीटर पर सेकंड, यहाँ जो चाल थी वो 10 मीटर पर सेकंड, यहाँ जो चाल थी वो 10 मीटर पर सेकंड। यानी यदि कोई कण समान समय अंतराल में समान दूरी तय करता है तो कण की चाल क्या कहलाती है, एक समान चाल कहलाती है। लेकिन अगर ऐसा होता ये 0 से चला, एक सेकंड बाद आपने देखा है 10 मीटर पर था, फिर अगले एक सेकंड बाद आपने देखा ये 18 मीटर पर है, फिर अगले एक सेकंड बाद आपने देखा कि ये 32 मीटर पर है, अगले एक सेकंड बाद आपने देखा ये 45 मीटर पर है। देखो मैं अलग अलग, जैसे मैंने पहले एक एक सेकंड बाद डिफरेंस देखा था वैसे एक एक सेकंड का अंतराल यहाँ ले रहा हूँ। तो एक सेकंड बाद 10 मीटर पर था, चाल 10 मीटर पर सेकंड, अगले एक सेकंड में 10 से 18 पे पहुंचा, तो नहीं अगर मैं अंतर देखूं तो ये 8 मीटर दूरी चला, चाल हो जाएगी 8 मीटर पर सेकंड। 18 से 32 पर पहुंच गया तो 14 मीटर की दूरी तय की तो चाल हो जाएगी 14 मीटर पर सेकंड। 32 से 45 पर पहुंचा तो 13 मीटर की दूरी तय की, चाल हो जाएगी 13 मीटर पर सेकंड। यानी यहाँ और यहाँ अंतर क्या है, यदि कोई कण समान समय अंतराल में समान दूरी तय करता है तो कण की चाल कहलाती है एक समान चाल। और यहाँ बोलेंगे यदि कोई कण समान समय अंतराल में भिन्न भिन्न दूरियां तय करता है तो कण की चाल कहलाएगी असमान या परवर्ती चाल। जैसे आपने यहाँ पर देखा पहले एक सेकंड में 10 मीटर चला, अगले एक सेकंड में 10 मीटर चला, अगले एक सेकंड में 10 मीटर चला, अगले एक सेकंड में 10 मीटर चला। यहाँ पहले एक सेकंड में 10 मीटर चला,
अगले 1 सेकंड में 8 मीटर चला, अगले 1 सेकंड में 14 मीटर चला, अगले 1 सेकंड में 13 मीटर चला। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? यदि कोई कण समान समय अंतराल में समान दूरी तय करता है तो कण की चाल को हम लोग क्या कहते हैं? एक समान चाल। और यदि कोई कण समान समय अंतराल में भिन्न भिन्न दूरियां तय करता है तो कण की चाल कहलाती है असमान या परवर्ती चाल। बहुत सिंपल सा है, आपको मैंने एग्जाम्पल के साथ भी बता दिया। अगर आप ऐसी बात करें एक समान वेग, तो यदि कोई कण समान समय अंतराल में समान विस्थापन तय करता है तो कण का वेग एक समान वेग कहलाता है। और असमान या परवर्ती वेग क्या होगा? यदि कोई कण समान समय अंतराल में भिन्न भिन्न विस्थापन तय करता है तो कण का वेग असमान या परवर्ती वेग कहलाता है। समान समय अंतराल में समान विस्थापन एक समान वेग, समान समय अंतराल में भिन्न भिन्न विस्थापन तो असमान या परवर्ती वेग। तो देखो आज हमने जो वीडियो लेक्चर हमारा कंप्लीट किया, इसमें हम लोगों ने चाल और वेग के बारे में समझा। औसत चाल देखा, औसत चाल के ऊपर आधारित जो 3-4 तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं वो सारे मैंने आपको करा दिए। औसत वेग पर आधारित मैंने क्वेश्चन लगभग वैसे ही होते हैं जैसे औसत चाल वाले होते हैं, तो बहुत सिंपल से थे, वो हमारे कंप्लीट हो गए। एक समान चाल क्या होती है, असमान चाल क्या होती है, एक समान वेग क्या होता है, असमान वेग क्या होता है, ये सारे हमने कंप्लीट किए। अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग त्वरण के बारे में पढ़ेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के लिए आप प्रिपेयर रहें और इस लेक्चर को कंप्लीट स्टडी करें।